So, hello student, again we are going to start class 8 social study chapter 8 जिसका नेम है ब्रिटिश पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया आफ्टर 1858। मीन्स 1858 के बाद जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी पॉलिसीज में क्या चेंजेस हुए, क्या नई पॉलिसीज आई, उसके बारे में चैप्टर्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पिछले चैप्टर्स पे आपने देखा कि कैसे फ्रीडम फाइटर्स और उनके हीरोज़ ने ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा आंदोलन किए थे और इसी तरीके से स्ट्रगल ऑफ 1857 स्टार्ट हुई थी। यही सब चीज़ों को स्टॉप्ड करने के लिए, इन्हीं सब चीज़ों को रोकने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ चेंज करेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ मतलब प्रशासनिक पॉलिसीज़ चेंज करेगी। The new administrative setup, the British government, terrified by the restatement and revolt against the British during the first freedom struggle, squarely blame East India Company. The British held the administrative and economic policies of East India Company responsible for the outbreak of 1857 struggle. Therefore, the British government decided to bring the company rule to an end forever in India. तो जो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल था इंडियंस का ब्रिटिश गवर्नमेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, उससे ब्रिटिश सरकार जो थी, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो था, वो बहुत ज़्यादा डर चुका था इन फ्रीडम स्ट्रगल के कारण। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने इन सब का जो दोषी ठहराया, वो किसको ठहराया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। पूरा ब्लेम ईस्ट इंडिया कंपनी पे लगाया गया। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या दी गई कि क्यों रिस्पॉन्सिबल थी कि इनके कारण ऐसे आंदोलन हुए? तो उन्होंने ये बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ थी, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ थी, इनके कारण ही आउटब्रेक हुआ 1857 स्ट्रगल का। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को टोटली बंद किया जाएगा हमेशा के लिए इंडिया में। इसके बाद द एक्ट ऑफ 1858 जो एक्ट बना, न्यू एक्ट बना 1858, उसके बारे में लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है द एक्ट पुट एन एंड टू रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। मैंने अभी बताया, ये बहुत ईजी लैंग्वेज, आप समझ जाओगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो इंडिया में एंड हो गया। The control of administration of India was transferred to the Queen of England. जो एडमिनिस्ट्रेटिव का कंट्रोल था, मतलब अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ बनाती थी या काम करती थी इंडिया में। अब क्या हुआ, 1858 एक्ट के बाद जो पूरा कंट्रोल था वो किसको ट्रांसफ़र कर दिया गया? क्वीन ऑफ इंग्लैंड मतलब एलिजाबेथ को। द वॉइसरॉय वॉज मेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्वीन इन इंडिया। ओके, क्वीन ऑफ इंडिया तो इंग्लैंड में रहती थी, है ना। अब इंडिया में उनका उत्तराधिकारी, जिनको आप बोल सकते हो उनका रिप्रेजेंटेटिव, उनको जो रिप्रेजेंट कर रहा था इंडिया में, वो वॉइसरॉय को इंडिया में बैठाया गया। अ पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एंड हिज काउंसिल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंग्लैंड फॉर कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इसका मतलब एक सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की पोस्ट बनाई गई जिसको बैठाया गया इंग्लैंड में फॉर कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, जो इंग्लैंड में बैठ के इंडिया पे कंट्रोल कर सके एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज में। देन द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया वाज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। और जो इंडियन सेक्रेटरीज को बैठाया गया था उनको एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का जिम्मेदारी सौंपी गई थी। नेक्स्ट पार्ट है पेज नंबर 78, क्वीन प्रोक्लेमेशन। क्वीन प्रोक्लेमेशन मतलब, प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है घोषणा। क्वीन ने क्या घोषणा किया, क्या बोला? देखो, द जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी लॉर्ड कैनिंग वॉज अपॉइंटेड द फर्स्ट वाइसरॉय इन इंडिया। द क्वीन ऑफ इंग्लैंड इशू अ प्रोक्लेमेशन विच वॉज रीड आउट बाय गवर्नर जनरल कैनिंग एट दरबार इन इलाहाबाद। इसका मतलब मैंने अभी इससे पहले वाले पार्ट पे अभी बताया आपको कि एक वॉइस रॉय अपॉइंट किया गया क्वीन एलिजाबेथ की तरफ से, जो उसको रिप्रेजेंट करेगा इंडिया में, है ना। इसके बाद लास्ट गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी के जो थे लॉर्ड कैनिंग, उनको फर्स्ट वॉइस रॉय इंडिया का अपॉइंट किया गया। और क्वीन एलिजाबेथ ने जो घोषणा जारी की थी वो लॉर्ड कैनिंग ने एक दरबार था इलाहाबाद में, वो पढ़ के सुनाया। तो जो प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन
जो घोषणा उन्होंने जारी की थी उसमें क्या क्या था, उसके पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। एनी न्यू इंडियन स्टेट विल नॉट बी एनेक्स बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, मीन्स अंग्रेजों के राज्य में भारत का कोई नया क्षेत्र नहीं मिलाया जाएगा, है ना। मतलब भारत का कोई नया क्षेत्र नहीं मिलाया जाएगा, इसका मतलब ये है कि उस समय जो क्षेत्र या जो एरिया पहले से मिला हुआ था वो एज इट इज रहेगा, कोई भी नए चेंजेस नहीं होंगे। सेकेंड पॉइंट है, इट इज ऑल्सो प्रोमिस टू पे ड्यू रिस्पेक्ट टू एज ओल्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। जा रहा है कि जो भारत के रिलीजियस कल्चरल है, ट्रेडिशन है, उसकी रिस्पेक्ट की जाएगी। थर्ड पॉइंट है, जस्टिस विल बी इम्पार्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, बीनोवलेंस एंड रिलीजियस टॉलरेंस। इसका मतलब यह है जो न्याय है, जो जस्टिस है, उसमें किसी भी टाइप का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, एनी हाउ। नेक्स्ट है, इट इज promise not to disclaim the right of Indian princes and their right would be protected, means तो इस पॉइंट पे ये बोल रहे हैं कि जो भारत के उस समय के राजा थे उनका सम्मान किया जाएगा और उनके जो राइट्स हैं उनको चेंजेस नहीं किए जाएंगे, उनके राइट जैसे रहेंगे वो एज इट इज ही रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन टू एंटर द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। मतलब इसका मतलब यह है कि जो प्रशासनिक सेवाएं जिसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बोलते हो, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है। तो ये बोल रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कास्ट और रिलीजन मतलब जाति और धर्म का किसी भी टाइप का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। पॉइंट है, इट इज प्रॉमिस टू टेक मेजर्स फॉर मोरल एंड मटेरियल प्रोग्रेस ऑफ इंडियंस, मीन्स जो भारत के लोग हैं उनको मोरल बोल सकते हैं, नैतिक जिसको बोलते हैं, मोरल और फिजिकली बढ़ाने के बहुत सारे कदम उठाए जाएंगे। और लास्ट पॉइंट है, इंडियंस एंड द ब्रिटिश विल बी ट्रीटेड एज इक्वल्स, मतलब जो इंडियंस हैं और ब्रिटिशर्स हैं इन सबको एक नज़रों से देखा जाएगा और एक ही जैसा ट्रीट किया जाएगा। तो जैसे ये प्रोक्लेमेशन हुई, मतलब जैसे ये घोषणा हुई, तो इंग्लैंड की महारानी की जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड थी एलिजाबेथ, जब उन्होंने घोषणा की तो भारत में इसका बहुत ज़्यादा स्वागत किया गया। जो पढ़े लिखे लोग थे ना उन्होंने बहुत ज़्यादा इसकी प्रशंसा की। लेकिन जो प्रोक्लेमेशन था, जो ये घोषणा थी, जो ये पॉइंट्स बताए गए थे इंग्लैंड की महारानी की तरफ से, ये सिर्फ मतलब ये एक प्रॉमिस सिर्फ फिजिकली थे, मतलब उनको ग्राउंड लेवल पे स्टार्ट किसी ने नहीं किया यहाँ, मतलब एक कुल मिला के धोखा हुआ। और उन्होंने क्या, इंडियंस के हित में कोई भी डिसीजंस नहीं लिए। देन ब्रिटिश गवर्नमेंट इंग्लैंड के हित पहले देखती थी, इंग्लैंड को सुपीरियर पहले बनाना चाहती थी, फिर इसके बाद इंडियंस को। तो एट लास्ट ये हुआ कि जो क्वीन प्रोक्लेमेशन था, जो क्वीन की घोषणा थी, वो सिर्फ वादे ही रह गए और उनको स्टार्ट इंडिया पे किसी ने भी नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट है, द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ब्रिटिशर्स ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कंट्रोल कैसे किया, मैं आपको ये शॉर्ट पे समझा देता हूँ। एक्चुअल पे जब ब्रिटिशर्स ऑल ओवर वर्ल्ड पे अपना कब्जा जमाने लगे थे तो इंडिया में भी उनका कब्जा था। इंडिया पे आपको पता है बहुत सारे रिसोर्सेज थे, बहुत सारे मिनरल्स इंडिया पे होते हैं, आयरन ओर, बॉक्साइट, जिंक, कॉपर, ये सब बहुत होता था। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, इंडियन की रिसोर्सेज यूज़ करने लगे और इससे जो भी पैसे मिलते थे इसको बेचने के बाद, तो वो दूसरे देशों से युद्ध लड़ने के लिए वो पैसों का यूज़ करते थे। और इसलिए जो इंडिया की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, वो इंग्लैंड से कंट्रोल होने लगा था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इंडियन सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरिएट, मतलब सेक्रेटरी का मतलब होता है सचिव, और सचिव जहाँ पे बैठते हैं उसको बोलते हैं सचिवालय, सेक्रेटरिएट। तो इसके मैं आपको बता देता हूँ, ये लिखा हुआ है कि 1858 में एक एक्ट पास हुआ था। उस एक्ट के अंडर पे ये था कि इंडिया के जो सेक्रेटरी डेजिग्नेशन पोस्ट का निर्माण करना था।
और उसे भारत सरकार की इंडियन गवर्नमेंट की पूरी जिम्मेदारी दे दी गई। किसको? इंडियन सेक्रेटरी को। वो इंग्लैंड में रह के पूरे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव को कंट्रोल करता था और इंग्लैंड सरकार के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार था, उत्तरदायी जिसको बोल सकते हैं, है ना। तो उनकी सहायता के लिए, उनकी हेल्प के लिए 15 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई गई और इस कमेटी के ऑफिस को इंग्लैंड में क्या बोला जाता था? इंडियन सेक्रेटरीट, और इसे इंडियन ऑफिस भी बोला जाता था। इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए गए थे, डिफरेंट टाइप ऑफ डिपार्टमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ था इसमें। देन भारत के सचिवालय, मतलब इंडियन ऑफिस पे, इंडियन सेक्रेटरीट पे जो भी ऑफिसर्स, जो भी एम्प्लॉयज़, जो भी कर्मचारी काम करते थे, इन सब की सैलरी, इनके वेतन, इनके खर्चे, सब कहाँ से वसूल किया जाता था? इंडियन के रिसोर्सेज को बेच के। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वॉइस रॉय एंड हिज काउंसिल। वॉइस रॉय के बारे में मैंने आपको इस वीडियो के पहले बताया, आपको शायद याद होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, पेज नंबर 79 पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वॉइस रॉय एंड हिज काउंसिल लिखा हुआ है। एज पर चेंजेस मेड इन इंडियन गवर्नमेंट अंडर 1858 एक्ट, नाउ द गवर्नर जनरल बिकेम द वॉइस रॉय and was the representative of British monarch. The Viceroy was the supreme administrative officer in India. A 4-member council was made to assist Viceroy and it was known as Executive Council. मतलब जो 1858 एक्ट पास हुआ इंडियन गवर्नमेंट में, उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए और गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया? वॉइस रॉय। वॉइस रॉय किसको रिप्रेजेंटेटिव करता था? इंग्लैंड की महारानी को, क्वीन ऑफ इंग्लैंड। तो वो इंडिया का, बोलना चाहिए एक रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है, लेकिन वो इंडिया का राजा था। और उस वॉइस रॉय ने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का चीफ वो वॉइस रॉय था। उसने 4 मेंबर्स की एक काउंसिल बनाई गई जो वॉइस रॉय के अंडर पे काम करते थे और उनको क्या कहा जाता था? एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो फर्स्ट पॉइंट इस पे ये लिखा हुआ है, बाय एन एक्ट पास इन 1861 एडिशन ऑफ 6 to 12 मेंबर्स वाज मेड टू एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, लेटर बिकेम ऑफ मेंबर्स वाज इंक्रीज। तो 1861 में जो एक्ट पास हुआ था उसमें ये बोला गया था कि 6 से 12 तक मेंबर्स को आप रख सकते हो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में, लेकिन बाद में ये क्या हो गया? ये नंबर्स ऑफ मेंबर्स इंक्रीज हो गए। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको डायरेक्ट पॉइंट ही बता देता हूँ, एक्चुअल पे इसमें क्या क्या है आप अपने आप से पढ़ सकते हो। तो सेकंड पॉइंट पे लिखा है प्रांतों में, हम प्रांत से क्या समझ सकते हैं? प्रोविजन जिसको हम बोलते हैं ना, जैसे स्टेट्स बोल सकते हैं। स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनाई गई। लेजिस्लेटिव असेंबलीज मतलब विधानसभा। स्टेट में विधानसभा बनाई गई, पहले बंगाल, मुंबई और मद्रास में बनाई गई, फिर उसके बाद सब जगह और भी स्टेट्स बनाए गए और भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनाई गई। और जो स्टेट्स बनाए गए, जो भी प्रोविंस बनाए गए, उसमें कोई भी कानून बनाने से पहले उनको गवर्नर जनरल की परमिशन लेना नेसेसरी था। और उन स्टेट्स का जो चीफ हुआ करता था वो कौन था? गवर्नर जनरल या गवर्नर बोल सकते हो आप। देन इसके बाद ये लिखा हुआ है 1865 में जो गवर्नर जनरल थे उनको इकोनॉमिक राइट्स दे दिए गए, वित्तीय अधिकार मतलब जिसको बोल सकते हैं ना, फाइनेंशियल असिस्ट कर दिया गया कि आप कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड फैसले ले सकते हो। 1869 में गवर्नर जनरल ने जो इंडियंस भारत से बाहर रहते हैं, जिनको हम फॉरेनर्स बोलते हैं, उनके संबंध में भी कानून बनाने के लिए बोल दिया गया कि आप फ्री हो कि आप जो बाहर इंडियंस रहते हैं उनके लिए भी कानून बना सकते हो। और 1876 में एक रॉयल टाइटल ऑर्डिनेंस पास हुआ, मतलब एक एक्ट पास हुआ 1876 में, जिसमें ये डिक्लेयर किया गया कि क्वीन ऑफ इंग्लैंड वो क्वीन ऑफ इंडिया भी है। मतलब क्वीन ऑफ इंग्लैंड एंड क्वीन ऑफ इंडिया विल बी सेम ऑन 28 अप्रैल 1876। 1892 में इंडियन काउंसिल में फिर एक एक्ट पास हुआ जिसमें 16 और एडिशनल मेंबर्स को अपॉइंट किया गया काउंसिल में। देन लेटर इन 1919 एंड 1935 इंडियन गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस पास किया टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, येट द सोल पावर वाज वेस्टेड विद द वाइसरॉय। मतलब जो मेंबर्स हैं काउंसिल पे वो इंक्रीज होते जा रहे थे, लेकिन जो वॉइस रॉय के पावर थे उनके पावर में कोई चेंजेस नहीं हुए, उनका पावर एज इट इज जैसा था वैसा ही रहा।
सेम पेज पे नेक्स्ट पार्ट है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी। आर्मी को रीऑर्गेनाइज कैसे किया ये देख लेते हैं। मैं पॉइंट्स बता देता हूँ। द यूरोपियन आर्मी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज मेड अ पार्ट ऑफ इंडियन ब्रिटिश आर्मी। अरेंजमेंट वेयर मेड टू सेंड इंग्लिश आर्मी ऑफिशियल्स एंड सोल्जर्स रेगुलरली टू इंडिया। द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स वॉज curtailed एंड यूरोपियन सोल्जर्स वेयर इंक्रीज। जिसका मतलब मैं बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट पे लिखा था यूरोपियन आर्मी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज मेड अ पार्ट ऑफ इंडियन ब्रिटिश आर्मी, मतलब जो यूरोपियन आर्मी थी उसको ईस्ट इंडिया की कंपनी में मिला लिया गया था। मतलब अब ये अंग्रेजी सेना में मिला लिया गया था। अब उसको इंग्लिश आर्मी बोल सकते हो आप, है ना। सेकेंड पॉइंट था जो इंग्लैंड की सेना के जो ऑफिसर्स थे और जो उनके सोल्जर्स थे उनको रेगुलरली भारत भेजने की व्यवस्था कर दी गई थी। शिप से ट्रांसपोर्ट कर दिया गया था कि आप इंग्लैंड से इंडिया जा सकते हो। देन जो सेना थी, जो आर्मी थी, उनमें इंडियन सोल्जर्स की संख्या बहुत कम कर दी गई थी और यूरोपियन जो सोल्जर्स थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा कर दी गई थी। द रेशो ऑफ इंडियन एंड यूरोपियन सोल्जर्स इन बंगाल वॉज 2:1। मतलब इंडियन और यूरोपियन सोल्जर्स का रेशो बंगाल में 2:1 था। अगर 2 इंडियंस थे तो 1 यूरोपियन सोल्जर्स था पहले, एंड 3:1 इन बॉम्बे एंड मद्रास। मतलब सॉरी मैंने गलत बोल दिया। जो रेशो था इंडियन और यूरोपियन सोल्जर्स का ये था कि 2 अगर यूरोपियन सोल्जर्स होंगे तो 1 इंडियन सोल्जर्स होगा बंगाल पे। अगर 3 यूरोपियन सोल्जर्स होंगे तो 1 इंडियन सोल्जर होगा बॉम्बे एंड मद्रास में। देन अपॉइंटमेंट वेयर मेड ऑन रेसिकल ग्राउंड्स। तो कास्ट और रिलीजन के आधार पे सेना पे भर्तियां चालू हो गई थी। एन एटमॉस्फेयर ऑफ रीजनलिज्म वॉज क्रिएटेड इन द आर्मी बाय रेजिंग पंजाब, गढ़वाल, कुमाऊन, सिख, राजपूत एंड मराठास रेजिमेंट सो दैट दे कुड नॉट हैव सिमिलर व्यू ऑन नेशनल इश्यूज। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया उस समय कि प्रांतीय निष्ठा, मतलब अलग अलग स्टेट से जो लोग आते हैं उनके बीच में लड़ा के भिड़ा के अलग अलग पंजाबी सेना अलग बना ली, गढ़वाली, कुमायूं, सिख, राजपूत, मराठा जैसी रेजिमेंट बना ली, अलग से सेना बना ली। और सैनिकों में ऐसी कंडीशंस भर दी कि इनमें राष्ट्रीय भावना जागृत ना हो सके, उनको सिर्फ ये लगे कि मैं पंजाबी हूँ या मैं गढ़वाली हूँ, तो ऐसी कंडीशंस बना दी। Then about 30% income of central and province government was being spent on army। अब वो बोल रहे हैं 30% इनकम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से जो भी आती थी वो सेना पे खर्च की जाती थी। चीफ एम बिहाइंड द रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी ऑफ द इंडियन इंग्लिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। इफ वन कंपनी रिवॉल्ट द अदर could crush the revolt। they started sending Indian soldiers to foreign। उन्होंने क्या स्टार्ट किया, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इस टाइप से सेना को रीऑर्गेनाइजेशन किया, आर्मीज को रीऑर्गेनाइजेशन किया। और अंग्रेजों का इनके पीछे उद्देश्य क्या था, उनका जो मेन एम ये था कि डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। तो क्या होता था, इनमें कंपनीज या रेजिमेंट में पंजाबी कुमायूं से लड़ जाते थे, गढ़वाली पंजाबी से लड़ जाते थे। और जब इन दोनों का लड़ाई होती थी तो कोई तीसरी रेजिमेंट से जो ब्रिटिशर्स बोलते थे कि इनको कुचल दो या इनको मारो। देन ऐसी कंडीशन चलती थी तो इनमें रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होता था कभी भी। देन इसके बाद क्या हुआ, इंडियन सोल्जर्स को वापस से फॉरेन भेजना स्टार्ट कर दिया गया युद्ध लड़ने के लिए। नेक्स्ट पार्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। आफ्टर 1858 के बाद कुछ वाइटल चेंजेस हुए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशंस पे। जो एक्ट 1861 था वो ओपन किया अ न्यू प्रोसेस ऑफ डिवीजन इन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई स्टेट्स में, लेजिस्लेटिव काउंसिल सेटअप की गई बंगाल एंड बॉम्बे में 1862 में, उत्तर प्रदेश में 1886 में, वेस्ट बंगाल में 1894 में और असम में 1905 में। With 1919 ordinance, the dual rule policy was introduced, and by the ordinance of 1935, provisional supremacy come into force. The provisional government were rights to control the land revenue, toll tax, government stamp duty, law and order. Later, some more changes was introduced.
तो जब ये नए प्रोविंस बनाए गए, नए स्टेट्स बनाए गए, नए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाए गए, तो एक ऑर्डिनेंस पास हुआ जिसमें जो स्टेट्स गवर्नमेंट्स थी, है ना, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी, प्रोविंस थी, उनको ये राइट्स दे दिया गया कि आप वहाँ पे लैंड रेवेन्यू, मतलब भूकर जिसको बोलते हैं, ज़मीन का टैक्स, टोल टैक्स आप सब जानते हो, गवर्नमेंट स्टाम्प ड्यूटी आप जानते हो, लॉ एंड ऑर्डर, इन सब से जो भी पैसे आते थे, जो भी कमाई होती थी, ये किनको राइट्स दे दिया गया? लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्टेट प्रोविजंस को। और आगे जाके कुछ और भी चेंजेस हुए इसमें, है ना। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आप पढ़ लेना अपने आप से, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको इकोनॉमिक पॉलिसीज बता देता हूँ, पेज नंबर 81 पे पॉलिसीज पे लिखा हुआ है, द इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज रिस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश आफ्टर 1858. दे फॉलो द पॉलिसी ऑफ प्लंडरिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया. The British government abolished the tax on import and allow free trade in India. That lured lot of foreign companies to India, and this has a disastrous effect on Indian industries. The Indian industries were the victims of this policy. The financial policy of British government was to protect and fulfill the interest of England. According to new economic policy, the income was divided between central and provisional government. Indian farmers were also divided into two categories of land revenue payers and tenants. By adopting the policy of leaving land tax and tenants classes were created. The policy was boon for the money lenders as they prospered the pitiful conditions of villagers and laborers whose life became more miserable day by day. The labor worked for hours for a little amount. At the same time, child labor was also prompted, which was against the interest of Indians. The financial policy of British government completely halted the progress of India. तो इस पे ये लिखा हुआ है कि 1858 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी फाइनेंशियल या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में बहुत सारे चेंजेस किए, है ना। जो इंडियन रिसोर्सेज था उनका बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया उन्होंने, और इम्पोर्ट पे जो भी चीज़ इम्पोर्ट होती थी इंडिया पे उसके टैक्स भी बंद कर दिया गया, और विदेशियों को भारत में फ्रीडम कर दी गई कि आप अपना बिजनेस ईजिली कर सकते हो विदाउट टैक्स। और इसी के थ्रू बहुत सारी फॉरेन कंपनीज भारत में आ गई, बहुत सारे कंपनीज आ गई, अपना अपना प्रोजेक्ट्स, प्लांट्स, फैक्ट्रीज लगा लिया। और जैसी फॉरेन कंपनीज आई तो इंडियंस के जो धंधे थे, काम थे, जो इंडियंस के छोटे छोटे उद्योग थे, फैक्ट्रीज थी, वो सब बंद होने लगे। भारतीय जो इंडियंस उद्योग थे, जो भारत के उद्योग थे, वो धीरे धीरे ख़त्म होने की कगार पे आने लगे। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी वो सिर्फ इंग्लैंड या इंग्लैंड के लोगों के हितों में थी, उन्हीं की रक्षा के लिए बनाई गई थी। अब इसके बाद ये लिखा हुआ है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की अगर बात करें तो जो इनकम्स होती थी वो दो जगह डिवाइड हो जाती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविजनल गवर्नमेंट की तरफ। इंडियन के फार्मर्स का जो भी लगान दिया जाता था, जो लैंड रेवेन्यू था, उनको भी दो जगह देना पड़ता था, सेंट्रल और प्रोविजनल स्टेट गवर्नमेंट को। देन जो पॉलिसीज़ बनी थी, ये जो मनी लेंडर्स, जो ब्याज में पैसे चलाते थे, जो बहुत बड़े साहूकार होते थे, उनके लिए बहुत अच्छी पॉलिसीज़ थी, उनके लिए बून आ गई थी। देन जो विलेजर्स थे, जो गांव के लोग थे, जो लेबरर्स थे, है ना, और इनकी कंडीशंस डे बाय डे बहुत ख़राब होती जा रही थी। लेबर्स अपना काम करते थे पूरा दिन और उनको बहुत छोटा सा अमाउंट मिलता था। चाइल्ड लेबर्स भी इंडिया पे बढ़ती जा रही थी, जो इंडियंस के खिलाफ थी। जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, जो एक्ट पास हुआ था आपका 1858 में, इकोनॉमिक पॉलिसी जो बनी थी, इसमें इंडिया की जो कंडीशंस थी, जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। नेक्स्ट पॉइंट है सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज में द सिविल सर्विसेज हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन एडमिनिस्ट्रेशन। द ऑफिशियल्स अपॉइंटेड थ्रू सिविल सर्विसेज वेर ऑफर्ड हाई गवर्नमेंट पोस्ट। थ्रू द इंडियंस वे आर नॉट अलाउड टू सिविल services exams in 1853, but they could not take the advantage of situation because the examination was organized only in England and medium of instruction was in English language. The age for appearing in this examination was 23 years in 1853. It was reduced to 21 in 1860 and 19 in 1876.
This made it even more difficult for Indians to appear the civil services. Only the Europeans had the opportunity to appear in these examinations. Later, under the pressure and constant demand of Indians, British government again raised the age limit to 24 years in 1906 for civil services. जो सिविल सर्विसेज बोली जाती थी आपको मैंने कई बार बता चुका है। सिविल सर्विसेज मतलब जिससे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस है ना, ये सब ऑफिसर्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स के हाई गवर्नमेंट रैंकिंग ऑफिसर्स निकलते हैं वो सिविल सर्विसेज से निकलते हैं। तो सिविल सर्विसेज का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है एडमिनिस्ट्रेशन में, आप सबको पता है। जो ऑफिशियल्स सिविल सर्विसेज पास आउट करते हैं, जो उससे अपॉइंट होते हैं, उनको हाई गवर्नमेंट पोस्ट ऑफर की जाती है। लेकिन उस समय तक 1850 तक कोई इंडियंस को अलाउड ही नहीं था कि आप सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में अपीयर करो, है ना। और इसका एडवांटेज कौन उठा रहे थे? सिर्फ यूरोपियंस और इंग्लैंड्स जो इंग्लिश पीपल्स थे वो उठा रहे थे। दूसरी चीज़, अब इंडिया को अलाउ भी किया गया कि आप ठीक है सिविल सर्विसेज दे सकते हो, लेकिन वो एग्ज़ाम्स कहाँ होते थे? सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड पे। तो इंडियंस के पास पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी कि आप जाओ वहाँ और एग्ज़ाम दे के आओ। दूसरी कंडीशंस ये भी थी कि एग्ज़ाम्स होते थे वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होते थे। देन थर्ड कंडीशन आई कि जो इस एग्ज़ाम को अपीयर होने के लिए 23 ईयर्स एज होगी, इससे ऊपर के लोग इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। ये कब खबर आई? 1853 में। देन उस 23 एज को कम किया गया 21 1860 में, और फिर एज कम कर दिया गया 19 1876 में। तो इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था कि सिविल सर्विसेज में कैसे अपीयर करें, और सिर्फ यूरोपियंस के पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि आप सिविल सर्विसेज में अपीयर हो सकते हो। लेटर अंडर द प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट डिमांड ऑफ इंडियंस, मतलब आगे चल के प्रेशर दिया इंडियंस के लोगों ने, और इंडियंस के बहुत सारे लोगों ने प्रेशर दिया ब्रिटिशर्स को या ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि भाई हमको भी मौका दिया जाए सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स में फुलफ़िल करने का, अपने ड्रीम्स ट्रू करने का। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? एज बढ़ा दी, और वो एज कर दी कितनी? 24 ईयर्स 1906 में। 24 ईयर्स एज की कर दी गई। तो क्या हुआ? इंडियंस को सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन देने का मौका मिला। लेकिन अब कौन से इंडियंस? जो उच्च वर्ग मतलब हाई कास्ट के लोग, जो राजा होते थे, ज़मींदार होते थे, उनको, या फिर जो ब्रिटिशर्स के आगे पीछे घूमते थे, उनको मौका मिल रहा था कि वो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स दें और क्वालिफाई करें। देन अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, आपको पता है। 1883 में इल्बर्ट बिल एक पास किया गया, जिसका ये एग्जाम्पल है, जिसमें इंडियंस और जो यूरोपियन इंग्लिश जजेस थे, इनके बीच का इस बिल में अंतर समाप्त कर दिया गया था। मतलब दोनों कॉमन हो गए थे कि इंडियन जज और जो इंग्लिश जज थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो जजेस थे, इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं था। ऐसी कंडीशंस आई जब ये एक्ट पास हुआ कि कोई भी जज, ये चाहे वो इंडियन जज हो या इंग्लिश जज हो, वो कोई भी फैसले सुना सकता है। तो इसमें क्या हुआ? जब कोई भी जज किसी यूरोपियन या किसी इंग्लिश मैन के मुकदमे की सुनवाई करता था या मुकदमा देखता था, तो ऐसी कंडीशंस हुई कि जो यूरोपियंस लोग थे उन्होंने इस बिल का विरोध किया, और जब इस बिल का विरोध हुआ तो उन्होंने क्या किया? इस बिल को वापस लेना पड़ा। सेम पेज पे ही है, ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी। इन द बिगनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी वाज टू मेड द इंडियंस मेंटल स्लेव्स। इसका मतलब ये है कि जो ब्रिटिशर्स की एजुकेशन पॉलिसी थी, उनका मेन एम ये था कि इंडियंस को ऐसा पढ़ाओ कि वो हमेशा से गुलाम बने रहें। देन लिखा हुआ है, द ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी was started in the beginning of 18th century. The missionaries arrived in India by 1820 and started imparting English education. They preached Christianity along with providing educations to Indians. The 1854 Wood proposals had suggested to spread English education simultaneously with the education in Indian language. There was a proposal to train the teacher for the first time on secular basis. Secular basis proposals was mooted to provide financial grant and scholarship to educational institutions. In 1882, Lord Ripon constituted Hunter Commission to implement the proposal of Wood Dispatch. This laid emphasis on primary education, physical and mental education were given priority.
In 1904, University Act was passed to affiliate the university and to disappoint professors as per needs of student. In 1919 Act entrusted the responsibility of Education Department to provisional councils. Under the Sacred Plan in 1944, education was made free and compulsory to the children between 6 to 14 years. Initially, the British education policy might have not been beneficial to Indians, but it played major role in motivating Indians toward national integrity. तो यहाँ पे ये लिखा है 1820 तक डिफरेंट टाइप ऑफ मिशनरीज स्टार्ट हो चुकी थी इंडिया में। मिशनरीज मतलब जैसे आपका स्कूल है ना, ग्रेस मिशन, बार्टस्ले, सेंट पॉल, ये सब मिशनरीज हैं। तो 1820 में मिशनरीज इंडिया में आ चुकी थी और वो क्या करती थी, सिर्फ इंग्लिश एजुकेशन देती थी लोगों को। लेकिन उनके पीछे उनका ये उद्देश्य नहीं था, उनका ये एम नहीं था कि वो बोलना चाहिए, उद्देश्य उनका ये नहीं था कि इंडियंस को एजुकेट करें, लेकिन उनका जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि क्रिश्चियनिटी बढ़ाएं, मतलब अपने धर्म का प्रचार करें बहुत ज़्यादा। 1854 में वुड का एक प्रस्ताव आया, उन्होंने एक अमेंडमेंट दिया कि भाई आप इंडियन लैंग्वेज भी स्टार्ट करो, अपनी जो लोकल लैंग्वेज है, मतलब उस समय लोकल लैंग्वेज क्या थी उनकी, इंग्लिश लैंग्वेज के साथ डिफरेंट टाइप ऑफ इंडियंस लैंग्वेज भी ऐड करो अपने सिलेबस में। और बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे प्रोफेसर्स ने भी इसका सुझाव दिया। तो पहली बार वहाँ पे बोलना चाहिए शिप टाइप्स का या स्टाइपेंड टाइप का प्रस्ताव रखा गया। 1882 में लॉर्ड रिपन ने एक अमेंडमेंट पास किया और इस अमेंडमेंट में ये बोला गया कि भाई प्राइमरी एजुकेशंस है जो उनको, जो बच्चे हैं उनको प्राइमरी एजुकेशंस के लिए बोला जाए, और मतलब बोलना चाहिए फिज़िकली मेंटली तैयार होना चाहिए बच्चों को प्राइमरी एजुकेशंस देने के लिए। देन इसके साथ फिज़िकल एजुकेशन भी। 1904 में एक यूनिवर्सिटी बनाई गई और 1919 में 1919 से लेके या 1994 में बोल सकते हैं, जो फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन 6 से 14 ईयर्स के जो भी बच्चे होंगे उनको फ्री एजुकेशन देना है, ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई। तो नेक्स्ट पार्ट है सेम पेज पे, ब्रिटिश पॉलिसीज़ टुवर्ड इंडियन प्रिंसेस, है ना। ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ थी, जो भारत के राजा होते थे, आप अपना पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स PDF फॉर्मेट में डाल दूँगा। ओके, कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे आप LMS पे, व्हाट्सएप पे, टीचमेंट ऐप पे फ़ोन करके कंप्लेन बता सकते हो, मैं उस चीज़ को दोबारा समझा दूंगा आपको। ओके, अप टू नाउ, थैंक यू।